Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing three major articles. आज कुछ हेल्थ खराब होने की वजह से मैं बोर्ड के ऊपर क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, तो डिस्कशन को कंटिन्यू रखने के लिए ही आज इस तरह के फॉर्मेट में हम डिस्कस कर रहे हैं. आई होप यू डोंट माइंड. आज पहला आर्टिकल रहेगा एग्जाम 4 मिशन के बारे में. सेकेंड आर्टिकल भारत बायोटेक टू सप्लाई मलेरिया वैक्सीन टू गवी. नेक्स्ट आर्टिकल नाटो के बारे में रहेगा आपका. तो आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स के बारे में हम समझते हैं. पहले आर्टिकल में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एग्जाम 4 मिशन. अभी रिसेंटली 25 जुलाई 2025 को ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंडिया के पहले ऐसे एस्ट्रोनॉट बन गए हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएंगे. ऑल्दो पहले एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में गए थे इंडिया की तरफ से वो राकेश शर्मा जी थे 1984 में. आज से 41 साल पहले वो गए थे. एग्जाम 4 मिशन आपका नासा के जो कैनेडी स्पेस सेंटर है वहां से लॉन्च किया गया. ये स्पेस एक्स और एग्जाम का एक प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है. मतलब आप ये कह सकते हो कि जहां पर प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लेके जाया जाता है. इसमें फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है एंड ये कमर्शियल प्रोग्राम है जिसमें कहीं ना कहीं आपकी नासा भी इन्वॉल्व है. इन टोटल इस एग्जाम 4 में 60 एक्सपेरिमेंटेशन किए जाएंगे जो 31 कंट्रीज के एक्सपेरिमेंटेशन है. इंडिया के टोटल 8 एक्सपेरिमेंट यहाँ पर प्रमोट किए जाएंगे एंड इसमें कमर्शियल आउटरीच हम प्रमोट करना चाहते हैं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की एंड साइंटिफिक एक्सेस प्रोवाइड करना चाहते हैं स्पेस का इवन प्राइवेट सेक्टर को भी. हाँ, इससे ग्लोबल कोलैबोरेशन भी इंप्रूव होगी. खासकर पोलैंड, हंगरी, इंडिया और यूएस के एस्ट्रोनॉट्स इसमें ट्रेवल कर रहे हैं तो आपस में ग्लोबल पार्टनरशिप इससे इंक्रीज होगी. रियल टाइम बेसिस पे जो नॉलेज यहाँ पर एक्वायर करेंगे शुक्ला जी, इससे कहीं ना कहीं गगनयान मिशन में भी हमें हेल्प मिलेगी जो 2027 में आपका कंडक्ट किया जाएगा. अब इसके ऊपर यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था 2025 के एग्जाम में एंड पॉसिबिलिटी अगले साल इसका एक डिटेल्ड क्वेश्चन आपको आ जाए. तो यहाँ पर इंडिया किस तरह के एक्सपेरिमेंटेशन कंडक्ट करना चाहता है, बायोमेडिकल प्रोसेस से रिलेटेड, फ्लूइड डायनामिक्स से रिलेटेड, मटेरियल साइंस से रिलेटेड. अब इसमें इसरो और नासा एक दूसरे के साथ कोलैबोरेटिवली वर्क कर रहे हैं. यहाँ पे पार्टनरशिप जो है वो इसरो की देखने को मिलती है, इंडियन लैब्स की देखने को मिलती है एंड बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की भी देखने को मिलती है. तो इससे इंडिया की एजुकेशनल आउटरीच इंक्रीज होगी. अब वैसे तो इंडियन स्टूडेंट बहुत सारे जो स्पेस में गए हैं उसमें राकेश शर्मा जी हैं, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, ये इंडियन ओरिजिन के एस्ट्रोनॉट हैं जो नासा के साथ स्पेस में गई थी. और अब शुभांशु शुक्ला जी बन चुके हैं चौथे ऐसे इंडियन. अब बात की जाए यहाँ पे एग्जाम 4 मिशन की क्या रेलेवेंस है, तो यहाँ पे आप ये मान के चले कि ये ग्लोबल कमर्शियल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए एक इनिशिएटिव है एंड सेम ऐसा ही प्रोग्राम इन स्पेस के साथ हम लॉन्च कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इंडिया में भी कमर्शियल लाइक स्पेस प्रोग्राम को लॉन्च करने में इससे हमें काफी सारी इंसाइट मिलेगी. नाउ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की अगर बात करें तो ये एक आपकी बिगेस्ट आप कह सकते हो फ्लाइंग सैटेलाइट है जो कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में आपकी आप ये कह सकते हो ऑर्बिट कर रही है, जो कि 90 मिनट के अंदर अर्थ का एक चक्कर काट लेती है और 400 किलोमीटर हाइट पे ये आपकी लोकेटेड है. फुटबॉल के साइज की है, 420 टन इसका वेट है. यूएसए, रशिया, यूरोपियन यूनियन, जापान और कनाडा इन सभी ने मिलकर इसको लॉन्च किया था ताकि साइंस रिसर्च को हम प्रमोट कर सके, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को हम प्रमोट कर सके एंड कहीं ना कहीं स्पेस इन्वायरमेंट में रिसर्च लेबोरेटरीज को हम प्रमोट कर सके. तो इसमें हैबिटेशन, लेबोरेटरी सर्विस, डॉकिंग, सभी तरह की सर्विसेज आपको देखने को मिल जाती है. आइए अब बात करते हैं नाटो के बारे में, जहां पर जो नाटो कंट्रीज है इन्होंने कहा कि भाई 2035 तक हम अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को 5% तक ले जाएंगे. अब ये अभी करंटली 2% अपनी जीडीपी का स्पेंड कर रहे हैं डिफेंस के ऊपर, इसे इंक्रीज करके ये 5% तक जाएंगे. अब इसका रिव्यू किया जाएगा 2029 में, मिड टर्म रिव्यू, और 2035 तक इस टारगेट को अचीव किया जाएगा. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि इसका 1.5% जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करेंगे एंड तकरीबन जो बचा हुआ 3.5% है वो ट्रुप्स और बाकी चीजों के ऊपर खर्च किया जाएगा, ट्रुप्स और इक्विपमेंट्स के ऊपर. अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये सभी चीजें नाटो ट्रीटी जो है या आप कह सकते हैं एक मिलिट्री अलायंस जो है 1949 में बनाई थी ताकि सोवियत इन्फ्लुएंस को ये काउंटर कर सके यूरोप के अंदर.
तो इसे वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। 32 देश इसमें शामिल है। अभी लेटेस्ट जो देश ऐड हुआ है उसका नाम स्वीडन है, वैसे फिनलैंड भी इसका पार्ट है। ब्रुसेल बेल्जियम इसका हेडक्वार्टर है। एंड अभी लगभग 1.3 ट्रिलियन डॉलर ये अपनी इकोनॉमी का स्पेंड करते हैं डिफेंस बजट के ऊपर। वैसे जैसा मैंने आपको कहा कि ओरिजिनली सोवियत को काउंटर करने के लिए इसे बनाया था, फिलहाल ये पीस कीपिंग, काउंटर टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करती है। बट आने वाले समय में जिस तरह से चाइना राइज कर रहा है और रशिया का अग्रेशन देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि इसके मैंडेट को और ज्यादा एक्सपैंड किया जाए। आर्टिकल 5 जो है वो कहता है कि भाई एक अगर नाटो देश के ऊपर हमला है तो उसका मतलब है ये पूरे सभी नाटो देशों के ऊपर हमला है। एंड इसका मेजर फोकस ये भी है क्राइसिस मैनेजमेंट, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करना, मिलिट्री इंटरवेंशन जब भी रिक्वायर्ड हो तब लेना। कहीं ना कहीं पार्टनरशिप को ये फॉस्टर करता है, आर्म्स के कंट्रोल के अंदर स्टेबिलिटी लाने की बात करता है एंड मिलिट्री रेडीनेस को ये प्रमोट करता है। तो ये चीजें हैं जो आपको इसके अंदर याद रखनी है। आइए अब बात करते हैं भारत बायोटेक के बारे में, जो कि गवी इनिशिएटिव के अंडर अपनी वैक्सीन को प्रमोट करने वाला है, प्रोवाइड करने वाला है सभी आप ये कह सकते हो सदर्न कंट्रीज इन द सेंस डेवलपिंग कंट्रीज को। तो वर्ल्ड की पहली मलेरिया वैक्सीन दैट इज RTS.S गवी को प्रोवाइड कर दी जाएगी 2026 तक बायोटेक के द्वारा, भारत बायोटेक के द्वारा। और इसमें कोशिश ये है कि इस वैक्सीन की कॉस्ट $5 से हम कम ला सके। इसमें 4 डोजेस की रिक्वायरमेंट रहेगी, ऑल्दो इसकी एफिकेसी 30 to 50% है। बट सीवियर मलेरिया केसेस में ये काफी रिडक्शन की केसेस देखने को मिलते हैं। इसके कारण घाना, केनिया, मलावी इनमें प्रोजेक्ट बेसिस पे इसे लॉन्च किया जाएगा और बाद में पूरे वर्ल्ड ओवर इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। यहाँ पर इसको बनाने में ग्लेक्सो स्मिथ क्लिन ने पार्टनरशिप की थी पाथ के साथ, और इसकी फंडिंग की है बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन ने। यहाँ पर स्पेशल फोकस है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के ऊपर और रिकमेंड प्रोटीन टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर एक फ्रेगमेंट जो है इस प्लाज्मोडियम का यूज करके वैक्सीन को डेवलप किया गया है। अब गवी की बात की जाए, ये एक ग्लोबल पार्टनरशिप है हेल्थ की, जो कि 2000 में लॉन्च की गई थी। पुअर कंट्रीज को वैक्सीन का एक्सेस को ये प्रमोट करती है। WHO, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक और बिल एंड मेलिंडा गेट ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको सपोर्ट करते हैं। ये एक्सपैंड करता है वैक्सीन के एक्सेस को ग्लोबली और इंटीग्रेट करता है क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस स्ट्रैटेजी को भी। तो ये मलेरिया उसी का एक पार्ट है। अब इससे इंडिया को क्या बेनिफिट है? इंडिया का जो ग्लोबल हेल्थ में रोल है वो इंक्रीज होगा, बूस्ट होगा। इससे इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज में अपनी छवि इंप्रूव कर पाएगा और बेटर कर पाएगा, जहां पर आप ये कह सकते हो कि कोलैबोरेशन जो ट्रॉपिकल निग्लेक्टेड डिजीज के केसेस में आपको देखने को अभी तक कम देखने को मिल रहा है, वो आप और ज्यादा बूस्ट कर पाएंगे। इससे हर साल 6 लाख से ज्यादा जो डेथ होती हैं मलेरिया के कारण, आप उनको रोक पाओगे। मलेरिया की बात की जाए तो ये एक वेक्टर बोर्न डिजीज है जो प्लाज्मोडियम के कारण होती है। ये मच्छर के काटने से होती है। एनोफिलीज मॉस्किटो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम विविएक्स, प्लाज्मोडियम मेलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम नॉलिस, ये कुछ ऐसे प्लाज्मोडियम है जिनके कारण ये बीमारी आपको देखने को मिलती है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नई डिस्कशन के साथ कल। धन्यवाद।